हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई बोर्ड क्लासेज में स्वागत है। हमने अभी अपने पिछले लेक्चर में टक्कर सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर हमने एक वर्ड दहलीज ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। हम उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि दहलीज ऊर्जा होती क्या है। तो मैंने आप लोगों को नॉर्मली एक डेफिनेशन बताया था कि प्रभावी टक्कर के लिए प्रत्येक अणु के पास एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। सपोज करो यहाँ ए और ये दूसरा हमारा बी अणु है और इन दोनों का आपस में टकराना, ये इसी सिरे से टकराएंगे, ये सामने ऐसे इनका टकराना आवश्यक है। तो इनके टकराने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दहलीज ऊर्जा कहते हैं। अब मैंने आप लोगों को एक वर्ड और बताया था कि जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग ये प्रपोर्शन टू होता है टक्करों की संख्या। आपको याद आ गया होगा, टक्करों की संख्या। और मैंने बताया था कि जैसे जैसे टक्करों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है। अर्थात जितने ज़्यादा टकराएंगे अभिक्रिया का वेग भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। अगर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊं। अगर हम आपको गरम तवे पर बिठा दें या आपका फ्रेंड आपको गरम तवे पे बिठा दे तो आप क्या करोगे? आप उससे टकराओगे, लड़ोगे और क्या करोगे? आप अपने अंदर एनर्जी जनरेट करोगे। इसे हम एक ड्राइंग के थ्रू समझते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है ड्राइंग, पेपर में आ सकती है। आपसे कॉन्सेप्ट, पूरी थ्योरी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये ड्राइंग क्लियर हो जाती है। ये जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है अणुओं की संख्या। ये वाई एक्सिस जो है ये अणुओं की संख्या को बताता है और ये जो है हमारी काइनेटिक एनर्जी को बता रहा है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि ये गतिज ऊर्जा को बता रहा है। आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, वरना बता दे रहा हूँ। इधर से इधर जाने पे, यानी कि हम इधर से जब इधर जा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो अणुओं की संख्या ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ रही है। सपोज करो यहाँ पे जो अणु है और ऊर्जा है वो 0 है। यहाँ पे ये 10 हो गई, यहाँ पर ये 20 हो गई, यहाँ पर ये 30 हो गई, यहाँ पर ये 40, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 60, आगे 70 और सेम ऊपर कुछ मान लो कि अणुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे अणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये इसका पीक है और धीरे धीरे फिर अणुओं की संख्या कम होनी शुरू हुई और एक लेवल के बाद अणुओं की संख्या जो है लगभग स्थिर हो गई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारे कुछ अणु थे, बहुत कम संख्या में अणु थे और धीरे धीरे अणुओं की संख्या बढ़नी शुरू हुई। अब ये क्या बता रहा है कि जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ रही है, यानी कि सपोज करो जब हम इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ पे सपोज करो कुछ अणु होंगे, ऊपर वालों से तो कम है। उस टाइम पे इनकी एनर्जी कितनी है? मिडिल में, यानी कि 5 आ रही है। थोड़ी सी और अणुओं की संख्या बढ़ी, जब अणुओं की संख्या बढ़ी तो उस टाइम पे एनर्जी 10 से ज़्यादा है। सपोज करो थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ी, उस टाइम पे इसकी एनर्जी लगभग 20 से ज़्यादा है। और इस बार थोड़ी सी और एनर्जी बढ़ी, सॉरी सेंटर में नहीं आया, और जैसे ही अणुओं की संख्या बढ़ी उस टाइम पे जो एनर्जी आई है लगभग हमारी 30 आई है। यानी कि जैसे जैसे अणुओं की संख्या बढ़ रही है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है। अच्छा, इस ग्राफ को यहाँ से क्लियर करो जरा। ये ग्राफ क्या बता रहा है? इतना, ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हमारी दहलीज ऊर्जा है, दहलीज ऊर्जा है। और अभी आप लोगों को बताया कि किसी अभिक्रिया के प्रभावी टक्कर होने के लिए, अभी बताया था किसी अभिक्रिया में प्रभावी टक्कर होने के लिए क्या जरूरी है? प्रभावी टक्कर होने के लिए जरूरी है कि उसके पास मिनिमम एनर्जी, और उस मिनिमम एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? दहलीज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि जिस अणु के पास दहलीज ऊर्जा होगी वो आपस में टकराएंगे और जब टकराएंगे तो अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ेगा। तो अब एक बात बताओ
जब यहाँ पे सबसे ज़्यादा अणुओं की संख्या है तो क्या वे सभी अणु टकराने के लिए तैयार हैं? तो नहीं, क्योंकि दहलीज ऊर्जा में हमें मिनिमम, इसका हाफ देख लो, ये 55 को बता रहा है। तो मिनिमम हमें कितनी एनर्जी चाहिए? 55 एनर्जी चाहिए, 55 किलो कैलोरी चाहिए अगर किसी अणु को टकराना है किसी दूसरे अणु से। तो अब उस टाइम पे कितने अणु केवल टक्कर कर पा रहे हैं? तो आप इस अगर ग्राफ को लोगे तो ये ग्राफ जो है ये बता रहा है कि इसके कुछ पार्टी, यानी कि ये जो ग्राफ जहाँ पे जाकर मिलेगा, यानी कि यहाँ तक अणु हैं, इनमें से केवल इतने अणु ही क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया के साथ टक्कर में भाग ले रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी ही क्या है? 55 या 55 से ऊपर है। और इस एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं? दहलीज ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो दहलीज ऊर्जा हुई है वो क्या हुई है? ये एट अ टेम्परेचर T पे हुई है। ये एक ताप T पे हुई है। हमने ताप जो है सबके लिए लगभग स्थिर रखा है, लेकिन हमने उस एरिया में हमने ये देखा कि ये जो अणु है यही टक्कर कर पा रहे हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ये जो दहलीज ऊर्जा है इसी को हम नॉर्मली बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, या आप बोल दीजिए सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। ये ईए के बराबर है, ईए, जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, और ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब मैटर ये है कि ये होता किसके बराबर है? तो जो ये है ये होता है K = A e⁻⁻k EA/RT। यानी कि कोई भी अणु जब उसके पास सक्रियण ऊर्जा होगी तो उसका फॉर्मूला ये होगा, यानी कि ये चर घातांक के रूप में आ रहा है। आप लोग इस पर नोटिस करना। इसे हम थोड़ा और कॉन्सेप्ट में क्लियर करते हैं समीकरण को। पहले एक हेडिंग डाल लेते हैं ताकि आप लोग लिख सकें। तो ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस समीकरण। तो पहले डेफिनेशन लिख ले रहे हैं, इससे रिलेटेड ही है, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आर्हीनियस समीकरण क्या है? तो थ्योरी लिख लेते हैं। किसी अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ताप पर निर्भरता की व्याख्या करने के लिए आर्हीनियस ने सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा के आधार पर एक समीकरण दिया जिसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। क्लियर? तो आर्हीनियस समीकरण क्या होता है? K = A e⁻⁻k EA/RT, जहां A = जो होता है स्थिरांक होता है, जिसे आर्हीनियस कारक भी कहते हैं। आर्हीनियस कारक भी कहते हैं। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया, इसे सक्रियण ऊर्जा बोलते हैं। K जो है हमारा वेग स्थिरांक है, R जो है हमारा गैस स्थिरांक है, और T जो है परम ताप है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस समीकरण को किसने दिया? आर्हीनियस समीकरण ने दिया। इसने ये बताया
कि किसी अभिक्रिया की ताप पर निर्भरता को व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस ने किसका सहारा लिया? सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा के आधार पर उसने एक समीकरण दिया जिसे हम क्या कहते हैं? आर्हेनियस समीकरण कहते हैं। और मैंने आपको इस ड्राइंग में क्लियर करा दिया कि इसे ही हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं पूरे को। और अगर ये नहीं है तो प्रभावी टक्कर नहीं होगी। तो हमें आर्हेनियस समीकरण को प्रूफ करना है, हम उसे प्रूफ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया क्या होता है, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। इसे समीकरण नंबर हम 1 मानेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? लोग लेने पर दोनों तरफ लेंगे, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, दोनों तरफ। आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद होगा, जब हम लोग लेते हैं तो वो स्टार्टिंग में लोग ई के रूप में होता है। तो लोग ई के बराबर लोग ई, ये डॉट है यहाँ पे। तो जरा इसे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लो। ए इंटू ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। अब आप जानते हो क्या कि लोग एम इंटू एन इक्वल टू क्या होता है? लोग एम एंड प्लस लोग एन। तो क्या हो जाएगा? लोग के, मैं ये अभी नहीं दिखा रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ, लोग ए और प्लस लोग ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। आगे लोग के इक्वल टू लोग ए और माइनस ये आगे आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा जो लोग बेस में ई होता है उसमें ये ई आगे आ जाता है। तो माइनस के ई ए अपॉन आर टी, जो घात होती है आगे आ जाती है। और ये क्या हो जाएगा? लोग ई। जो लोग ई का मान होता है, चूंकि लोग ई का मान जो होता है 1 आता है, ये आप लोग जब समाकलन पढ़ेंगे वहाँ पर आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो मैथ के लिए वेट कीजिए। लोग के इक्वल टू लोग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू 1। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण नंबर ये हमारी 2 हो गई। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई थिंक हो गया होगा। थोड़ा सा और समझते हैं, इसके आधार पे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी है। यदि क्या हम करने वाले हैं वो समझ लीजिए। यदि ताप T1 व T2 हो तो वेग स्थिरांक भी तो अलग अलग होंगे, K1 व K2 होंगे। तब क्या होगा समझ लीजिए। तब 2 समीकरण बनेगी। माना ताप T1 है तो उस टाइम पे लोग का मान क्या हो जाएगा? लोग K1 इक्वल टू, चूंकि ये स्थिरांक है तो लोग ए पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ई ए अपॉन आर। और टेम्परेचर कितना? T1। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ इसमें वेरिएबल कौन कौन है? टेम्परेचर है और K है, क्योंकि टेम्परेचर पे ही हमारे अभिक्रिया का वेग निर्भर कर रहा है। आगे log K2 बराबर log A माइनस के ई ए अपॉन आर टी 2, समीकरण नंबर 4। क्लियर? क्या करें सोचो। तो हम कर देते हैं समीकरण 4 माइनस 3। हमें एक इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम इन्हें माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा? log K2 माइनस log K1 इक्वल टू, इसमें से घटाओ log A माइनस के ई ए अपॉन आर टी 2 माइनस log A, देखिए इसे घटा रहे हैं, और माइनस के ई ए अपॉन आर टी 1। बताओ ये साइन माइनस में आएगा, ये दोनों कट जाएंगे माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो इसे पहले लिख दो, ई ए अपॉन आर टी 1, ये पॉजिटिव हो गया, और ये माइनस के ई ए अपॉन आर टी 2। ये क्या हो गया? log m माइनस एन बराबर किसके होता है? log m अपॉन एन। तो क्या हो जाएगा? log K2 अपॉन log K1। इसमें कॉमन क्या क्या ले सकते हैं हम? ई ए ले सकते हैं और अपॉन आर। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log यहाँ पे बेस में ई है, ये मत भूलना, K2 अपॉन K1। अब ये भूलना क्यों नहीं मैंने बोला,
तो अब आप लोग जानते हो प्रथम कोटि अभिक्रिया में बताया था कि बेस से ई को हटाएंगे, और जब बेस से ई को हटाते हैं तो 2.303 log K2 अपॉन K1 इससे गुणा करते हैं। क्लियर हुआ? ये अपॉन आर और ये 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 log K2 अपॉन K1 इक्वल टू हो जाएगा ये अपॉन 2.303 R और ये 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये कैसे किया। ये हमारी एक समीकरण है जो ये बताता है कि ताप T1 व T2 पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K1 व K2 का मान किस प्रकार परिवर्तित होगा और उसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी में किस प्रकार से चेंज होगा, इसका हम इसकी सहायता से पता करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।